मेरा क्वेश्चन पहला यही है, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखो, आप इन्फ्लुएंसर हैं या एक आम नागरिक हैं, तो आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। या कोई ऐसी क्रिया करते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत होती है, तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो सकता है। कि इंडिया में वुमेन्स के राइट ज्यादा है या मेंस के राइट ज्यादा? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इन्फ्लुएंसर कंटेंट बना रहे हैं, वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी में कुछ नॉलेज दे। समझिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी भी तरीके से जो लोन रिकवरी एजेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं लोन रिकवरी के लिए, वो बिल्कुल इलीगल है। किसी को भी मेंटली टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, बार बार कॉल करना बिल्कुल इलीगल है। मेरे को आप एक चीज बताइए, जो डाउरी के केसेस होते हैं, एटलीस्ट उनसे बचने के लिए लड़कों को क्या ऐसे मतलब स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो इस पे केस लगे उसकी इफेक्ट उन पे कम पड़े। ऐसे बहुत से केस में देखा गया है कि मीडिया जो है ना, बहुत से केसेस को बहुत हाइप कर देती है और अपने हिसाब से ट्रायल चालू कर देती है। Right. खुद ही कोर्ट बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं। देखो, पुलिस वाला कभी भी आपकी जो गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। तो इस चीज़ में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई प्रॉपर्टी भी ले रहा है तो उसको बैंक लोन वैसे लेना चाहिए जस्ट फॉर द सेफर साइड, और नहीं लेना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत एजुकेटिव होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट इस टाइम इस स्टूडियो में है, मतलब यार उनकी अगर आप अपीयरेंस देख लोगे वैसे ही आप जज कर लोगे कि वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आज हम बैठे हैं एक लॉयर के साथ जो जिनका नाम है वरुण जैन जी, जो कि मोर देन 13 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है एज अ लॉयर। और वो आज हमारी जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी समस्या आज की डेट में एक नॉर्मल इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में, वो सारी उनका सॉल्यूशन आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। वेलकम वरुण जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो जैसा कि सबको हमने बता ही दिया कि दैट यू आर अ लॉयर, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सीधा बिल्कुल। आपसे आज मैं बिंदास तरीके से पूछने वाला हूं कि जिससे एटलीस्ट जितनी भी यंग जनरेशन है सबको समझ आए चीजें, और ऑब्वियसली कोई गलत चक्रों में ना फंसे। एटलीस्ट बेसिक लॉ की एक नॉलेज हर इंसान को आज की डेट में होती है और होनी चाहिए, नहीं भी होती है तो एटलीस्ट पढ़ो वो चीजें जिससे कि आपको ज्ञान मिले। सो मेरा क्वेश्चन पहला यही है, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये क्या है? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि स्वतंत्र रूप से आप अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। ओके, लेकिन कई लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब गलत ले लेते हैं। लाइक फ्रीडम ऑफ कैसे? स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप अपने विचारों को तो व्यक्त करें, लेकिन आप किसी के बारे में गलत विचार ना रखें। ओके, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, निर्भय तरीके से कीजिए। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, चाहे वो किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में कहना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी, आपको लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है, आपको लगता है ये कानून गलत है, ठीक है? जी, तो जहां आपको बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पे किसी के खिलाफ भी कुछ गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। ठीक कोई है। भी डिफ्लेमेटरी लैंग्वेज आपको किसी के अगेंस्ट यूज नहीं करनी चाहिए। Got आपको कोई ऐसी, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, कहते हैं आप कोई भी बात बोलते हैं वो बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है, बहुत लोगों तक पहुंच जाती है। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे धार्मिक मतभेद बढ़े, धार्मिक झगड़े बढ़े, लोगों में मनमुटाव बढ़े, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं करनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको पूरा राइट है कि कोई गलत हो रहा है समाज में तो उसके खिलाफ आप बोलें। गॉट इट, गॉट इट। अभी जैसे कि आपने बताया कि धार्मिक जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं या हेट स्पीच कह लीजिए, अभी रिसेंटली एक केस भी आया था, हम इससे थोड़ा सा इस चीज को इंटरलिंक करते हैं। तो उस केस में एक इन्फ्लुएंसर है शर्मिष्ठा पनौली, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर है। उसने एक एक रिलीजियस को लेके एक काफी ज्यादा कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जिसकी वजह से एक केस फाइल होता है उनके अगेंस्ट कोलकाता में, एंड कोलकाता की जो पुलिस है वो डायरेक्ट उनको अरेस्ट करने आती है। सो ये चीज आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसमें किसने लॉ को फॉलो नहीं करा, एक इन्फ्लुएंसर ने या पुलिस ने? देखो, आप इन्फ्लुएंसर हैं या एक आम नागरिक हैं, तो आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। ओके, अगर हम किसी भी धार्मिक संस्था के बारे में, किसी धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या सिर्फ हम अपनी तरफ से बातें बना के बोले जा रहे हैं। राइट। तो हमें बिल्कुल भी किसी भी धार्मिक चर्चा करने से पहले उस पे बिल्कुल डिटेल स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर आपने कोई रिलीवेंट फैक्ट बताया किसी रिलीजन के बारे में तो वो गलत नहीं है, लेकिन आप किसी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए अब्यूजिंग एंड फिल्दी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। धार्मिक भावनाएं क्या है कि भाई मैं किसी धर्म से बिलोंग करता हूँ,
तो मैं उस धर्म के जो मैं उसका अनुयायी हूँ कहते हैं, जहां से वो धर्म चला है कहते हैं, मैं उनको जी। मानता हूँ कहते हैं। जस्ट लाइक माई पेरेंट्स, माई फादर एंड मदर, अगर आपके पेरेंट्स के बारे में कोई गलत बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगा कहते हैं। गॉट इट। तो हमें किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। ठीक है। इस और मामले के अंदर ये है कि इन्फ्लुएंसर को जो बोला किसी भी चीज के बारे में, जी, किसी धर्म के बारे में किसी को नॉलेज अपग्रेड करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और उसके लिए अब्यूजिंग एंड फिल्दी लैंग्वेज करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लॉ के अंदर प्रोविजन है कि अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचती है, या कोई ऐसी क्रिया करते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत होती है, तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो सकता है। गॉट इट। और लेकिन एक एक चीज मेरे को समझ नहीं आई। लाइक बोला गया दिल्ली में केस फाइल हुआ वेस्ट बंगाल में, और पुलिस आ रही है सीधा अरेस्ट करने, तो इस केस में लाइक स्टेट पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए? नहीं, इसके अंदर स्टेट पुलिस का बिल्कुल इंटरफेयर होता है। अगर कोई भी अदर स्टेट की पुलिस की अदर स्टेट में किसी को अरेस्ट करने जाती है, तो पहले वो स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। स्टेट पुलिस उसको अरेस्ट करके उस कंसर्न स्टेट में जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश करके वहां से परमिशन लेके उस पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस को हैंड ओवर करेगी। गॉट इट, गॉट इट। और अगर लाइक उनको जैसे अरेस्ट करने आए, अगर वो उस लोकेशन पर नहीं अवेलेबल होती या कहीं और होती, माइट बी ट्रैवल कर रहे होते या किसी और स्टेट या कंट्री में भी होते, तो उस केस में ये केस कहाँ जाता फिर? नॉर्मली क्या होता है कि अगर इस तरह से कोई बंदा नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ वारंट इशू होते हैं, उसको ओके। सर्च किया जाता है, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो उनको कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं, पीओ, कि भाई ये बंदा पुलिस को नहीं मिल रहा है, कहते हैं ये भाग गया है, बच रहा है, जो लीगल प्रोसेस है उससे बच रहा है, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके। तो ये केस जो है ये लाइक एक नॉर्मल केस की तरह इसको कंसीडर करेंगे, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस आपकी नजरों में रहेगा इन टर्म्स ऑफ लॉ? भाई अगर हम क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो जो हीनियस क्राइम होते हैं वो एक क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग किसी की बॉडी पार्ट को चोट पहुंचाना, ठीक है, ओके। या किसी की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाना, प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाने में इन द सेंस कि हम उसकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, जी। उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, इलीगल तरीके से उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर ली, तो दिस कम्स अंडर द हीनियस क्राइम। या किसी भी महिला के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं कहते हैं, तो कुछ सामाजिक उसको परिवेश में रखते हुए इस तरह के क्राइम जो मानवता के विरोध में है, उनको हीनियस क्राइम की कैटेगरी में डाला गया है। और इसमें एक टाइम फ्रेम भी अभी हमने डिस्कस करा था शायद 7 ईयर, 7 इयर्स का। ऐसे ऐसे क्राइम जिसमें 7 ईयर से कम की पनिशमेंट का प्रोविजन है, उसमें कोर्ट ये कहता है कि आप किसी भी को अरेस्ट करने से पहले उसको आप एक शो कोर्ट नोटिस दीजिए, ताकि वो अपॉर्चुनिटी अपनी बात को रख सके। आप गॉट उसको इट। बताइए कि उसके खिलाफ क्या कंप्लेंट आई है, उसको कौन से प्रोविजन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। और अभी एक केस रिसेंटली आया था, एक कमल कौर करके एक इन्फ्लुएंसर है। उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट है बेसिकली, थोड़ा सा वल्गर लोगों को लगता है, माइट भी उनकी लैंग्वेज, बट वो राइट नाउ इस दुनिया में नहीं है। द रीजन इज कि एक कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की वजह से उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। सो इस केस में कौन गलत होगा, एक इन्फ्लुएंसर या एक कम्युनिटी जिन्होंने उनका मर्डर करा, ये कहकर कि बहुत वल्गर कंटेंट बनाते हैं? नहीं, ये उस कम्युनिटी की गलती है कहते हैं, उनके पास में लीगल राइट्स थे। वो अगर उनको लगता था कि भाई वर्गल लैंग्वेज यूज कर रही हैं, कहते हैं गलत कंटेंट बना रही हैं, तो अपने लीगल राइट को अवेल करते। अगर ओके। हर बंदा इस तरह से अपने अपने कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज नहीं रहेगी सोसाइटी के अंदर। एग्री, टोटली एग्री। और वही चीज मैं भी यही बताना चाहूंगा कि ऑब्वियसली मर्डर इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। अगर कोई भी केस होता है तो एक प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको फॉलो करें तो ही चीजें बेटर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आज की डेट में ना इन्फ्लुएंसर्स बहुत, आपको पता है कि अगर हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं ना, एक कह लो कि एक एडल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा आज की डेट में हाइप देखो पकड़ रहा आज है। के टाइम में जो सोशल मीडिया का जमाना है उसके अंदर हर कोई बंदा अपने आप को बहुत जल्दी एक्सपोज पब्लिकली करने के लिए एक्सप्लोर करना रेडी चाहता रहते है हैं। कहते हैं कि भाई मेरा जो रील है वो वायरल हो जाए, ज्यादा राइट, ज्यादा लोग मुझे जाने मुझे पहचाने कहते हैं। राइट। तो वो कंटेंट बनाने टाइम देखते नहीं है कि मैं कंटेंट क्या बना रहा हूँ। तो ये चीज इन टर्म्स ऑफ लॉ कितनी लागू होती है? लाइक ये चीज सही है इंडिया में या गलत है? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? ये इसके ऊपर लॉ बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई भी इस तरह का कंटेंट बनाता है जो किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाता है, कोई भी एडल्ट या वर्गर कंटेंट, तो उसके खिलाफ जो लीगल एक्शन बनता है उस पर लीगल एक्शन होता है। गॉट इट। मतलब
मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इन्फ्लुएंसर कंटेंट बना रहे हैं वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी में कुछ नॉलेज दे, कुछ कंट्रीब्यूशन ऐड करे। भाई आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से आते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं या किसी रिलीजियस कम्युनिटी से आते हैं, तो आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाँ, कि मैं एडवोकेट हूँ। मैं किस तरह से लोगों को उनके लीगल राइट्स के लिए अवेयर कर सकता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, उनको हेल्थ कॉन्शियस करके किस तरह से उनको बेटरमेंट के लिए उनको एडवाइस कर सकता हूँ। मैं एक योगा गुरु हूँ, तो उनको योगा के कितने अच्छे गुण बता सकता हूँ। तो ये उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए ना। हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया को इस तरह से यूज करना चाहिए कि हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन सर द रीजन इज, अगर हम उनको बोलते हैं, लाइक मना करेंगे अगर उन लोगों को, सो दे फील कि यार ये जल रहे हैं और इनको पता नहीं है, क्योंकि ना वो लोग कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम कुछ भी आउटफिट वेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स देयर उनका राइट है, राइट। तो उन चीज को हम कैसे समझाएंगे? वो तो कोई भी नहीं समझा सकता उनकी जो। देखो मैं शुभम जी यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम असभ्य थे, हाँ जब जी। मानवता का विकास हुआ था, हम बिना कपड़ों के घूमते थे, हमें नहीं पता था कैसे खाना है, ओके। क्या पहनना है। लेकिन जैसे जैसे हम सिविलाइज हुए, हमने कपड़ा पहनना सीखा, हमने बोलना सीखा, हमने खाना बनाना सीखा, हमने मशीनरी को यूज करना सीखा, और एक सोसाइटी में एक कल्चर बना, एक सिस्टम बना कि भाई एक सोसाइटी के अंदर आपको रहना है, एक समाज के अंदर रहना है, तो आप एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर आप रहे, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आपके किसी भी एक्ट से दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए, दूसरों की भावना को आहत नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। हम कोई भी कार्य करें तो उसमें देखें कि ये तो ठीक है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कहते हैं, लेकिन जब हम एक समाज के बीच में रह रहे हैं, एक परिवार के बीच में रह रहे हैं, तो हमें देखना है कि उस एक्ट से किसी दूसरे को तो तकलीफ नहीं है। और देखा जाए व्यूअर्स का भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है, कहीं ना कहीं फॉल्ट इधर भी है, क्योंकि देखने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसमें उनको उनकी भी गलती नहीं कह सकते, तो लोगों को ही शायद इंटरेस्ट आ रहा है, दैट्स वाई कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइक फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉलेजेबल कंटेंट। आजकल हर कोई कंज्यूम इतना नहीं कर रहा, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है। और अभी हम चलते हैं थोड़ा टॉपिक से अलग। बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दिए। अभी रिसेंटली आपको पता है कुछ महीने पहले अतुल सुभाष का एक केस बहुत यस, वायरल हुआ बिल्कुल। था, राइट। थोड़े हम वुमेन्स एंड मेंस के राइट के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताओ मेरे को कि इंडिया में वुमेन्स के राइट ज्यादा है या मेंस के राइट ज्यादा है? देखो अगर हम संविधान की बात करें तो दोनों के इक्वल राइट्स हैं। ऐसा ओके। कुछ नहीं है कि किसी को ज्यादा राइट दिए हैं, किसी को कम राइट दिए हैं। लेकिन क्या है कि पिछले आप कुछ शताब्दियों में देखेंगे, कहते हैं कि जो वुमेन, जो महिला का एक वर्ग था, जी। वो एक पीड़ित और शोषित वर्ग की कैटेगरी में आता था, ओके। और जो पुरुष वर्ग आता था वो डोमिनेंट लीडिंग रोल में आता था। ओके। तो उसमें कहा जाता कि प्रताड़ित करने वाला पुरुष वर्ग था और पीड़ित महिला वर्ग था। तो हमें ऐसा लगता था कि अब धीरे धीरे जब वो बैलेंस की तरफ आने लगा तो हमें लगा कि नहीं, महिलाएं अपने ज्यादा अधिकार मांग रही हैं और ओके। पुरुषों के अधिकार कम हो रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा स्टेज ऐसा आ गया कि जो महिलाएं अपने अधिकारों का मिसयूज करते हुए, राइट, उनको राइट। अधिकार सबको बराबर मिलने जी। चाहिए, लेकिन जब किसी को अधिकार ज्यादा मिलने लगते हैं, जब उसका गलत प्रयोग करने लगते हैं, तो वो लगता है कि एक एक वर्ग दूसरे वर्ग पे हावी हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहले मेरे को ये भी समझाइए कि अगर कोई इंसान आज की डेट में शादी भी कर रहा है, राइट, उसको क्या क्या चीजें एज इन टर्म्स ऑफ लीगली क्या क्या कुछ समझना चाहिए कि कोई ऐसी चीज वो साइन करे अपनी वाइफ से बिफोर मैरिज, सो दैट इन फ्यूचर उनको कोई दिक्कत ना हो? ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी देखो होती है? मैंने एज ए मैट्रिमोनियल लॉयर भी काम किया है, बहुत से केस मैंने सॉर्ट आउट भी किए हैं कहते हैं। ओके। तो जो मैरिज है वो एक भावनात्मक रिश्ता है, हम उसको कागजों पे साइन करके नहीं बांध सकते। राइट, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता ना कि आगे क्या हो जाए, बट फिर भी अरे जिस हिसाब से हम केसेस देख रहे हैं, कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि क्या करें सेफ साइड के लिए? देखो, अगर आप शादी से पहले कुछ ऐसे पेपर साइन करा लेते हैं कि भाई कल को तलाक होता है तो उसमें कितने पैसे, कितनी एलिमनी दी जाएगी, कितनी मेंटेन दी जाएगी, तो आपने शादी से पहले ही अपनी डाइवोर्स की आधारशिला रख दी। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें अपने हिंदू मैरिज एक्ट की, तो उसमें कहीं पे भी वो एक धार्मिक बंधनों से बंधा हुई कहते हैं, रिश्ता है कहते हैं। करेक्ट। अगर हम उसको आधारशिला जोड़ लें पहले से ही, कहते हैं कि नहीं कल को डाइवोर्स होगा तो जी मैं कितनी मेंटेनेंस दूंगा, कितनी एलिमनी दूंगा, डाइवोर्स की क्या कंडीशन रहेगी, तो वो मैरिज नहीं हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और हमारी इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है। और जिस दिन आ गया तो जो मैरिज का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक शादी नहीं रह जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा। ठीक है जी, आज मैंने आपसे शादी की, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर दिया, मैंने ब्रीच कर दिया, वो आप उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पेमेंट दीजिए, छोड़ दीजिए।
और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो ये फॉरेन में होता है, यस फॉरेन लाइक में फॉर होता है 6 ये। months ऑफ मैरिज, फॉर 2 years ऑफ मैरिज। ये शायद वो जो कल्चर है वो धीरे धीरे आने एक्चुअली वाला क्या है। है, ये फॉरेन में आने से पहले कहते हैं, अगर हम बात करें मॉमडन लॉ की, मॉमडन लॉ के अंदर ओके ओके प्रोविजन है। मॉमडन लॉ के अंदर एक मुर्तुज विवाह होता था, जिसके अंदर कहते हैं कि एक टाइम पीरियड फिक्स होता था ओके कि भाई मैं किसी लड़की से मैरिज कर रहा हूँ तो मैं उसको 1 महीने के लिए उससे मैरिज कर रहा हूँ। 1 महीने बाद उसको एडवांस में मैंने एक प्री डिटरमाइंड एक पेपर साइन कर लिया कि मैं उसको 1 महीने बाद डाइवोर्स कर दूंगा। जो आप देखेंगे मॉमडन लॉ के अंदर एक मेहर की रकम डिसाइड होती है, वो क्या है, एक एलिमनी अमाउंट है कि कल को मुझे डाइवोर्स देना है तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इतनी एलिमनी दूंगा और उसको डाइवोर्स दे दूंगा। समझ गया सर। देखिए आजकल ना वुमेन्स ने भी इस चीज को जैसे मिसयूज कर रहे हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, एक एग्जांपल मैं भी देता हूँ आपको। एक लड़की की इनकम है 1 लाख, एक लड़के की इनकम है 2.5 लाख, ठीक है। उन दोनों की शादी होती है, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है उनकी लाइफ में कि उनकी सिचुएशन डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। अब वो चाहे इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, ठीक है। तो आफ्टर दैट जो लड़की क्लेम करती है मेंटेनेंस के लिए कि मेरे को 1.5 लाख चाहिए। अब इस केस में क्या होता है, अब लड़की के पास हो गए विद इनकम प्लस मेंटेनेंस के 2.5 लाख, और लड़के के पास कितने हो गए 1 लाख। तो लड़के की सैलरी कितनी होगी 1 लाख, और लड़की की होगी 2.5 लाख। तो लोगों के माइंडसेट, गर्ल्स के आजकल इतना मिसयूज क्यों कर रहे हैं इन चीजों का, वो क्या रीजन हो सकता है? देखो, अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत अच्छा शब्द यूज है, स्पाउस। स्पाउस में बोथ ऑफ देम, राइट। मेंटेनेंस, लड़का भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। और लड़का भी मेंटेनेंस क्लेम कर हाँ, सकता है। उसमें कहते हैं, उसमें क्या है कि स्पाउस वर्ड का यूज है कि इक्वली। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया पंचर हो गया तो दूसरे पहिए को सपोर्ट करेगा ना, कहते हैं। राइट। तो इसमें अगर बहुत से केस ऐसे भी एग्जांपल मेरे पास है, कहते हैं, जिसके अंदर लड़की ने लड़के को मेंटेनेंस पे की है। हो सकता है कि उसमें ऐसे केसेस है कि लड़का हैंडीकैप्ड है, वो फाइनेंशियली वीक है, वो उतनी अर्निंग नहीं कर पा रहा है। और ऐसा लेट सपोज एक मैं आप एग्जांपल देता हूँ आपको, आप मेरे को बताना वो उस चीज के बारे में। लड़के की इनकम लाइक लगा लीजिए 10,000 है, एक नॉर्मल सर्वेंट की जॉब कर रहा है वो। और लड़की की इनकम है लाइक मोर देन 1 लाख प्लस, शी वर्क्स इन एमएनसी। दोनों के बीच प्यार होता है, प्यार होने के बाद शादी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो शादी डिवोर्स तक पहुंच जाती है। अब इस केस में लड़का मेंटेनेंस ले सकता है लड़की से, इसमें लेकिन लड़के की गलती नहीं है, क्योंकि माइट भी हो सकता है कि लड़की का कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो उन्हीं के ऑफिस में। तो लड़का इस चीज को कैसे एक ढाल बना के यूज कर देखो सकता हमारे है? यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, जी। उसके अंदर सिर्फ लड़की को राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का। ओके। और हम बात करें क्रिमिनल लॉ के अंदर मेंटेनेंस की, तो उसके अंदर भी लड़की को राइट है। लेकिन हिंदू मैरिज के अंदर दोनों को इक्वल राइट है, मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है। पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। मेरे को आप एक चीज बताइए, जो डाउरी के केसेस होते हैं एटलीस्ट उनसे बचने के लिए लड़कों को क्या ऐसे मतलब स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो इस पे केस लगे उसकी इफेक्ट उन पे कम पड़े? देखो, डोरी केसेस के लेके कोर्ट भी अब अवेयर हो गया। कहते हैं पहले क्या होता था कि डोरी केसेस में लड़कियां कंप्लेंट करती थी, लड़के के साथ उसके पूरे परिवार को उठा लिया जाता था, उनको एक हैरेसमेंट, एक सोशल स्टिग्मा का फेस करना जी। पड़ता था। लेकिन अब समय के साथ साथ कोर्ट भी समझ रहा है कि इस तरह के झूठे केसेस आ रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है कि अगर इस तरह की कोई डोरी की कंप्लेंट आती है तो आप केस रजिस्टर करने से पहले काउंसलिंग कीजिए। ओके। तो जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो पहले मैटर काउंसलिंग के लिए रेफर किया जाता है। उसके बाद में लगता है कि हाँ नहीं, इसके अंदर कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि नहीं, लड़के की तरफ से गलती है, उसकी तरफ से डॉरी डिमांड की गई थी, लड़की को प्रताड़ित किया गया था, तब वो केस रजिस्ट्रेशन के लिए, एफआईआर के लिए रेफर किया जाता है। उसके बाद भी लड़की को प्रोविजन है कि उसको जो है बेल मिल जाती है। मतलब बेल के चांसेस हैं उस चीज बिल्कुल। में। तो चलिए इस चीज के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया। थोड़ा सा एक मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूंगा जो लव लाइफ से रिलेटेड है, थोड़ी यंगस्टर्स से रिलेटेड है। द रीजन इज आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो यूथ है बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। आपको पता ही है कि बड़े खुले दिमाग के लोग हैं बच्चे, जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड थिंकिंग हो चुकी है सबकी आज की डेट में। जेनजीज कह लीजिए, उनके बारे में बात करते हैं। तो आजकल क्या होता है, दे समटाइम दे चूज सम पब्लिक प्लेसेस एंड डू सम वल्गर एक्ट, राइट? अब वो वल्गर एक्ट कुछ भी हो सकता है, बट समटाइम दे कोई इंटीमेट हो रहा हो हल्का सा भी, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ऐसे केस में पुलिस समटाइम आस्क फॉर मनी, पुलिस उनको डराती है, धमकाती है। तो वो चीज कितनी सही है? इस केस में कौन सही है, पुलिस या वो कपल? देखो, सबसे पहले तो सामाजिक सभ्यता को देखते हुए, समाज को देखते हुए, सोशल प्लेस पे आपको इंटीमेट नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल इलीगल है।
ओके, दैट इज इलीगल। दैट इज इलीगल। ठीक है। और दूसरी बात है कि पुलिस इस तरह के एक्ट के लिए आपसे कोई भी पैसे नहीं मांग सकती, आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकती है, आपके खिलाफ मुकदमा दे सकती है कहते हैं, लेकिन आपके से किसी भी तरह की मनी डिमांड नहीं कर सकती। और वो कहते हैं कि हम आपके घर में कॉल करें, फादर को कॉल करते हैं, मदर को कॉल करके बता देंगे, ऐसा भी डर जाते हैं बच्चे। तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में अगर पेरेंट्स के बाद ये बात आती है तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए, अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि भाई ठीक है कि ये एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। राइट। मतलब बेसिकली उनको डील करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बट कपल्स को हमें भी। देखना चाहिए कि कहते हैं कि क्या कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए। कहते हैं भक्ति की जगह भी एक जगह है, और हर हर काम की एक एक जगह पर्सनली बनी हुई है, तो वही करो जो जिसको जो करना है, राइट। मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा, कोई आपको नेचुरल कॉल आ गई, हाँ ये जी। तो है नहीं कि पब्लिक प्लेस में कहीं भी बैठ जाएंगे। आप बिल्कुल सही। एक सेपरेट प्लेस ढूंढेंगे कि जहाँ पे आप अपनी नेचुरल कॉल्स को रिमूव कर सके एग्जैक्टली। कहते हैं। ठीक है बहुत ना? अच्छा एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से अगर ये भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई ऐसा मोमेंट आ गया कहते हैं तो आपको देखना चाहिए, यू शुड बी मेक सम प्राइवेसी। एग्री, टोटली एग्री। और चलिए एक चीज और है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, उनका जो सोल कॉज रीजन होता है वो होता है डेप्ट, कर्जा। तो लोग आज की डेट में इतने समझदार होते नहीं है, वो बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं, और लोन्स को चुकाने के लिए भी लोन्स ले लेते हैं, और वो एक लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। मेरे को ऐसे केसेस में बताइए कि उस लोन से पहली बात कैसे बचा जाए, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स बहुत ज्यादा कहते हैं ना मेंटल हरासमेंट एक इंसान को करते हैं, और इतना ज्यादा उनको परेशान कर देता है कि वो इंसान मजबूरन होके सुसाइड कर लेता है। लोन हरासमेंट रिकवरी एजेंट के द्वारा करना इज लीगली राइट और रॉन्ग? सोम जी, मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी भी तरीके से जो लोन रिकवरी एजेंट टैक्स टैक्टिस यूज करते हैं लोन रिकवरी के लिए, वो बिल्कुल इलीगल है। किसी को भी मेंटली टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, बार बार कॉल करना बिल्कुल इलीगल है। सही क्यों हो कोर्ट रहा है लेकिन? कोर्ट ने क्लियर कहा है कि बैंक अगर किसी को लोन देता है तो वो एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करके ही अपनी लोन की रिकवरी करे। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया, अगर आपको इतना ही डर है कि आपका पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा तो आप लोन ही क्यों देते हैं लोगों को? जब आप लोन दे रहे हैं तो इसका मतलब आप रिस्की बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपने रिस्की बिजनेस के लिए दूसरों को तो आप रिस्क में नहीं डाल सकते ना। राइट। तो उसके लिए कोर्ट का सिंपल प्रोसीजर है कि अगर बैंक की पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है तो वो उसके पास लीगल नोटिस भेजे, रिकवरी का सूट फाइल करे, लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करे, उसके तहत ही वो उस पैसे को रिकवर कर सकता है। अगर कोई कॉल कॉल भी करता है बैंक से लोन रिकवरी के लिए, तो एक डिसेंट वे के अंदर खाली वो ड्यूज बता सकता है कि सर आपका इतना लोन ड्यू है, आपकी इतनी ईएमआई ड्यू है। वो कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, कोई फिल्दी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह की कोई भी फिल्दी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है या आपको थ्रेट देता है, आजकल बहुत से लोन एजेंट क्या करते हैं, आपको थ्रेट देते हैं कि अगर आपने लोन पे नहीं किया तो हम आपका पर्सनल डाटा शेयर कर देंगे, आपके रिलेटिव को कॉल कर देंगे, आपके फ्रेंड को कॉल कर देंगे। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है जो बनी हुई हैं, जो डायरेक्टली नॉन बैंकिंग से लोग ले लेते हैं उसके एप्लीकेशन लिए से क्या है लोन। कि आपको इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके। आपको एनबीएफसी, कोई भी कंपनी इस तरह का एक्ट कर रही है, कोई बैंक ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो आरबीआई को इमीडिएट कंप्लेंट करनी चाहिए। जी। आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है ऐसे बैंक्स के ऊपर, ऐसी एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इस तरह का एक्ट करता है तो उसके लिए बैंक ऑफिशियल डायरेक्टली जिम्मेदार माने जाते हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन बनता है। तो आज की डेट में भी ऐसा कोई केस जिसमें जैसे एक इंसान एक जिसने लोन लिया हो, वो लोन नहीं दे पा रहा, लेट सपोज वो बिल्कुल ही नहीं है उस पे उसके पास कोई फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम, उस केस में वो इंसान क्या करे? वो अपना देखो लीगल राइट क्या है उसका? उसके लिए कहते हैं आरबीआई ने प्रोविजन बनाया कि ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है कि इंसान लोन लेता है कि लोन नहीं दे पाता है, तो उसमें ओटीपी, उसको वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस की स्कीम होती है जिसके अंदर बैंक को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है इसलिए मैं लोन पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो बैंक उसको वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर देता है जिसके अंदर बैंक सारे चार्जेस, सारे इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देता है और प्रिंसिपल अमाउंट में भी उसको रिबेट देता है। गॉट इट, गॉट इट। तो मतलब वो भी लीगल एक्शन ले हाँ, सकता है वो अपने उसको आप एक से। प्रॉपर एक एप्लीकेशन बैंक में दे कि ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन आई एम अनेबल टू पे माय आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू द बैंक। तो उसमें बैंक क्या करता है कि उसको स्कीम देता है कि हाँ कि आप 1 लाख रुपए बकाया है, चलो ठीक है, आप 50,000 रुपए मैं आपके साथ सेटलमेंट कर लेता हूँ, आप 50,000 मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में दे देना या 5 इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो सर ये आपका क्या मानना है, लेकिन ये हो क्यों रहा है आज भी? ये चीज पर एक्शन इतना क्यों नहीं लिया जा रहा? आज भी लोगों के पास कॉल्स आते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि किसी का लोन होता है लाख रुपए का, उसकी ईएमआई 5,000 रुपए की होती है, वो सोचता है 5,000 रुपए के लिए मैं कहाँ पुलिस के पास जाऊंगा, कहाँ कंप्लेंट करूंगा।
लोगों को अपने लीगल राइट्स पता ही नहीं है। अगर लोग टाइमली उसकी कंप्लेंट कर देंगे, जब एजेंट के पास पुलिस का फोन जाएगा या उसके खिलाफ एक्शन होगा तो वो अपने आप कॉल करना बंद कर देगा। तो इस केस में एजेंट के पास कॉल करेगी पुलिस या बैंक के पास कॉल करेगी पुलिस? पहले तो एजेंट के पास जिस नंबर से कॉल आ रहा है उसी पे कॉल करेगी कि भाई आप जो जो इलीगल वे है वो क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है आप उनको बोलिए कि आप लीगल वे यूज कीजिए पैसे की रिकवरी का। अगर आप कोई भी इलीगल मेथड यूज करते हैं तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा और आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। तो हो सकता है कि कोई और बंदा हरासमेंट होने से बच जाए। अभी रिसेंटली 4-5 केस ऐसे हुए हैं कहते हैं जिसके अंदर कहते हैं एक ट्रक ड्राइवर था, कहते हैं उसने लोन लिया था हाँ जी। और उसकी मुश्किल से 3 किस्तें बाउंस हुई थी कहते हैं। उसके बाद बैंक वालों ने इतना प्रेशर बनाया कि उसने सुसाइड कर लिया। और कई बार तो ऐसा किया है कि देखा है कि खाली लोन लेने वाले ने सुसाइड नहीं किया, उसने पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। इतना अब प्रेशर क्रिएट कर अभी दिया ये जाता है। केस आया था कि एक इंसान ने अपनी पूरी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, सबको एक-एक करके उसने कुछ भी करा, आई डोंट नो, सब मर गए एक साथ। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ मिलें, उनसे सलाह लीजिए। जीवन की ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे बाहर नहीं आया जा सकता। एग्री सर, टोटली एग्री। और एक चीज़, चलो मैं अब इस पिछले टॉपिक पे चलता हूँ जो अभी हम राइट्स की बात कर रहे थे। तो कहीं न कहीं आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं आपको लगता नहीं है कि जो मीडिया मीडिया वाले लोग होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो कहीं न कहीं एक ऐसा प्रेडिक्शन बना देते हैं कि अगर एक लड़की ने केस करा एक लड़के पर, सो डेफिनिटली गलती हमेशा लड़के की ही होगी। ऐसे बहुत से केस में देखा गया है कि मीडिया जो है ना बहुत से केसेस को बहुत हाइप कर देती है और अपने हिसाब से ट्रायल चालू कर देती है। राइट। खुद ही कोर्ट बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं। तो कोर्ट ने काफी बार मीडिया को उसके लिए कहते हैं समझाया है कि आपका एक जिम्मेदारी वाला रोल है सोसाइटी के अंदर। कहते हैं यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इस तरह का कोई भी एक्ट ना करें जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर जाए। गॉट इट, ठीक है। कोर्ट का प्रीव्यू है कि उसके पास कोई केस आया है, उसके अंदर दोनों पक्षों को जांचना, कौन सही है कौन गलत है। वो जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे उसके ऊपर डिसाइड होगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मीडिया क्या करता है, वो अपने आप ही सही और गलत साबित करना चालू कर देता है, अरे जो कि सर, गलत है। बहुत केसेस में हम खुद भी देखते हैं कि एट द एंड रिजल्ट्स कुछ और ही आ रहे हैं, डिसीजन कुछ है और मीडिया ने पहले किसी को गिल्टी साबित कर दिया। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो केसेस आजकल हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, वुमेन्स के राइट्स, मेंस के राइट, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई केस में कोई बात चल रही है, किसी केस स्टडी पर? ऐसा भी रिसेंटली न्यूज में भी आया कि मेंस के जो राइट्स है उनको रिवाइज करने वाले हैं लोग, या ऐसा कुछ चल रहा है? देखो अभी एक एनजीओ ने जो मेंस राइट्स को लेके फाइट करता है, उसने एक ओके। पीएल फाइल की थी कि भाई महिलाएं जो है ना कानून का मिसयूज कर रही हैं, खास तौर से डोरी एक्ट को लेके, ओके। मेंटेनेंस लॉज को लेके। तो उसको रिवाइज करने के लिए उन्होंने एक पीएल फाइल की थी जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ लोग किसी लॉ का गलत यूज कर रहे हैं तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो पीड़ित वर्ग है हमें उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कोर्ट ने ये माना कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, जी। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि समाज में अभी भी ऐसा वर्ग है कि जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है। हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई जाते होंगे, वहां देखते हैं तो हमें सब कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप गाँवों में जाके देखेंगे वहां पे अभी भी दहेज मांगा जाता है, वहां पे अभी भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। आप राजस्थान के छोटे छोटे विलेजेस में चले जाएं, बिहार चले जाएं, आप देखेंगे, आपको वहां पे साफ दिखेगा। कहते हैं कि आज के टाइम में अगर कोई लड़का कुछ काम नहीं करता, उसके माँ बाप भी कहते हैं कि नहीं जी हमें तो दहेज में 5 लाख रुपए चाहिए, हमें तो दहेज में कहते हैं गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, चाहे लड़का कुछ नहीं कमाता हो तब भी। मैं बिल्कुल कहीं न कहीं आपकी बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि केसेस तो वो आ जाते हैं सामने जो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होते हैं। लेकिन अगर 100 में से 3-4 केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 95-97 केसेस भी उसी से रिलेटेड होंगे। तो हो सकता है कहीं न कहीं वुमेन्स पे वो चीज़ें हो रही जब हों। हम किसी लॉ को चेंज करने की बात करते हैं तो हमें समाज का एक बड़े वर्ग को देखना होता है। हम कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल को देख के नहीं कर सकते कि 20 केस ऐसे आ गए तो उठा के पूरा कानून चेंज कर दिया जाए। एग्री। जो कानून बनाया जाता है वो पूरी देश में जो भी इफेक्टेड लोग हैं उनको देख के बनाया जाता है। ठीक है। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे दिल्ली में क्या चल रहा है, एक्चुअली जो बिल्डर्स होते हैं मोस्टली, चाहे वो एक दिल्ली एनसीआर के एरिया में हो, चाहे वो नॉर्मल दिल्ली में भी हो, आजकल क्या हो रहा है कि ना कमिटमेंट्स दे देते हैं वो लोग, पोजेशंस नहीं मिल पाती टाइमली लोगों को जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एंड वो फिर केस भी फाइल कर देते हैं अगेंस्ट द बिल्डर। एंड एट द एंड बिल्डर भी अपने हाथ खड़े कर देता है कि भाई मैंने तो इनको कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी, मैंने कहीं ऐसा
इनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया जहाँ पे ये चीज लिखी हो। सो इस चीज में इन्वेस्टर क्या करे और बिल्डर क्या करे? देखो, इन्वेस्टर जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, किसी जी। प्रॉपर्टी को परचेज करने जाता है, तो बिल्डर के साथ में उसका बिल्डर बाय एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाई होती है कि पेमेंट टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, कितने टाइम पीरियड में पोजीशन डिलीवर्ड होगा। ओके। ये सब बातें स्पेसिफाइड द पार्ट ऑफ द बिल्डर बाय एग्रीमेंट। तो किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा है, तो उसको बिल्डर बाय एग्रीमेंट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहिए। और कोई टर्म एंड कंडीशन उसमें स्पेसिफाई नहीं है पोजीशन को लेके, पेमेंट की टर्म एंड कंडीशन को लेके, तो उसको उस पे बोलना चाहिए, उसको स्पेसिफाई कराना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर इससे कोई भी दिक्कत आती है तो उस एग्रीमेंट के बेस को लेकर अगर वो लीगल राइट क्लेम करता है अपने, तो उसको बिल्कुल उसके लीगल राइट्स मिलेंगे। गॉट इट। तो ये चीज मेरे को आप बताइए कि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी को एक्स्ट्रा करानी हो, उसके लिए वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको कुछ पेमेंट्स भी देनी होती है सो दैट जब एक भी अप्रूवल मिल जाए। जब आपने अपने क्वेश्चन में सबसे पहले शब्द यूज कर दिया इलीगल। हाँ जी। जो इलीगल है वो इलीगल ही रहेगा, कोई ठीक है। पैसे लेके उसको लीगल नहीं करा सकता। आप ओके। चाहे किसी को कितने पैसे दे दीजिए, ठीक है। वो आप पैसे इस बात के देखते हैं कि जो अथॉरिटीज है वो अपनी आंखें बंद कर ले, मतलब ये हो रहा है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी तो आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दी जाएगी। तो आपको हमेशा जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है वो बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग करनी है, अपना सेंशन प्लान, बिल्डिंग प्लान सेंशन कराने के बाद ही करनी है, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में आपको या आपके बच्चों को, आपके परिवार को कोई दिक्कत ना आए। तो किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज भी करनी है, वो मोटी मोटी क्या चीजें वो देखे कि अपने माइंड में रखे कि उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए? जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। मौके पे जाके आपको देखना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में ही है। ओके। इट मीन्स पोजेशन उसके पास ही है, क्योंकि जिसके पास पोजेशन होगा वही तो आपको पोजेशन हैंड ओवर कर पाएगा। राइट। दूसरी चीज आती है टाइटल। टाइटल प्रूव होता है डॉक्यूमेंट से। तो आपको उसके डॉक्यूमेंट, खाली सेल डीड नहीं, उसके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि कि किस उसकी कितनी उसने खरीदे, उसने उसने कौन कौन प्रॉपर्टी खरीदा है? किससे खरीदी थी, उससे पहले उसने किससे खरीदी थी, उसका म्युनिसिपैलिटी का कहते हैं जो हॉट टैक्स है वो क्लियर है, बिजली बिल क्लियर है, कोई उस पे पानी के ड्यूज तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले चेक करनी चाहिए। और सबसे मेन होता है चेन ऑफ डॉक्यूमेंट। जी। आपने देखो कोई बैंक भी अगर किसी को लोन देता है तो सबसे पहले लीगल एडवाइस लेता है। राइट। लीगल एडवाइस का मतलब यही होता है कि यहाँ की उस प्रॉपर्टी की जितनी भी प्रॉपर्टी ऑफ चेन है वो वेरीफाई कर ली गई है, उसमें किसी भी तरह की टेक्निकल या लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी बैंक आपको लोन देता है। सो इस चीज में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई प्रॉपर्टी भी ले रहा है तो उसको बैंक लोन वैसे लेना चाहिए जस्ट फॉर द सेफर साइड और नहीं लेना चाहिए? अगर आप बैंक लोन ले लेते हो तो आपका सारा काम बैंक कर देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की पूरी वेरिफिकेशन बैंक कर देते हैं, इससे आप बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाते हैं कि हाँ, कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है, कहीं प्रॉपर्टी के पेपर कहीं और तो प्लेस नहीं है, पोजेशन ओके है, डॉक्यूमेंट ओके है। तो अगर आप बैंक से छोटा मोटा लोन ले लेते हैं तो आपके सारा जो वेरिफिकेशन का काम है डॉक्यूमेंट्स का, वो बैंक कर देता है। तो इट्स अ गुड थिंग कि ले लोगे तो भाई फायदे में रहोगे। ठीक है सर, ठीक है। और एक चीज, बड़ा एक ना नॉर्मल सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। एक्चुअली मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था, कुछ खाने पीने का मेरे को बड़ा शौक है। तो मैं वहाँ किसी एक नॉर्मल वेंडर से बात कर रहा कि यार क्या खर्चा पानी आता है भाई, ये दुकान लगा के बैठा है बाहर। उसने ना पूरा एक पार्क का एरिया आगे का घेरा हुआ था, सोसाइटी बड़ा परेशान थी उससे। तो उसने कहा कि उसको मंथली पैसे देने पड़ते हैं एमसीडी को, और एक दो उसने नाम और लिए थे। ये कितना सच है? और इस केस में लीगली क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं? क्योंकि इस वो तो नॉर्मल एक इंसान अपनी दुकान चला रहा है, तो कैसे हो रहा है? देखो, जो भी पब्लिक रोड्स हैं वो पब्लिक की यूज के लिए हैं, ओके। और उस पे किसी भी तरह के वेंडर्स एंक्रोचमेंट करके बैठते हैं, दैट इज अ फुली इलीगल। ओके। लेकिन जो वेंडर्स मूवमेंट करते हैं, कुछ सामान को बेचते हैं कहते हैं, तो उनको एमसीडी लाइसेंस देती है, जिसके बेस पे वो गली गली घूम के अपना सामान बेच सकते हैं कहते हैं। लेकिन कोई बंदा एक पर्टिकुलर प्लेस पे एंक्रोचमेंट करके क्लेम करता है कि नहीं ये जगह तो मेरी होगी, दैट इज द इलीगल। गॉट इट। ये नहीं कि जो फेरी करने वाले बंदे हैं उनको राइट नहीं है अपनी जीविका चलाने का, उनको भी अपनी जीविका चलाने का पूरा राइट है, लेकिन उनको किसी भी पब्लिक प्लेस पे एंक्रोचमेंट करने का कोई राइट नहीं है। इस तरह की एंक्रोचमेंट बिल्कुल तरीके से इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इस पे बहुत सी गाइडलाइंस इशू कर चुका है। एक जजमेंट है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एमसीडी नहीं, पुलिस भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जितने भी सेलिब्रिटीज है ना, अगर किसी एक सेलिब्रिटी ने किसी एक सेलिब्रिटी के अगेंस्ट कुछ भी छोटी सी भी बात बोल दी ना, तो दूसरा सेलिब्रिटी कहता है कि यार दैट पर्सन इज डिफेमिंग मी, और वो उस पे डिफेमेशन का केस फाइल कर देता है। और तो ये डिफेमेशन एग्जैक्टली है क्या, और इसकी क्या वैलिडिटी है इन टर्म्स ऑफ लॉ? देखो, हम डिफेमेशन का शाब्दिक शब्द पकड़ेंगे कहते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि कहते हैं कि मैं इस तरह की बात कोई बोलूं जिससे सामने वाले का क्षति हो, ओके। उसकी रेपुटेशन समाज के अंदर घट जाए। तो दोनों टर्म्स में कहते हैं, उसको उसका आर्थिक रूप से भी उसको हानि पहुंचती है और सामाजिक तौर पे भी हानि पहुंचती है। तो उसके लिए कोर्ट के डिफेमेशन लॉ के अंदर दो प्रोविजन है। अगर आपके खिलाफ कोई इस तरह के शब्द यूज करता है जिससे समाज में आपकी रेपुटेशन डाउन होती है, ओके। आपको आर्थिक नुकसान होता है, तो आप क्रिमिनल लॉ के अंदर भी उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, और सिविल लॉ के अंदर अपनी रिकवरी क्लेम कर सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने मेरा समाज में इसके शब्दों से, इसके बोलने से समाज में मेरी रेपुटेशन डाउन हो गई, जिससे मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे कस्टमर आने कम हो गए। जी। तो उसमें वो सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों फाइल कर सकता है। मतलब वैलिड है बेसिकली ये। भाई अगर आप किसी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जो बेसलेस हैं और सामने वाले की रेपुटेशन डाउन हो रही है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा बनता है जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो सामने वाले के पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि यार इसकी वजह से मेरे को ये फर्क पड़ा। बिल्कुल, कहते हैं वो जब वो केस फाइल करेगा तो उसके साथ में एविडेंस प्रूफ लगाएगा कि हाँ, कि मेरे को देखो जी, आपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, मेरे दोस्त का फोन आया, यार तू तो ऐसा है, तेरे बारे में तो समाज में इस तरह की बात की जा रही है। मेरे कस्टमर का फोन आया कि नहीं, हम तो आपसे सामान परचेज नहीं करेंगे, आप तो गलत चीज बेचते हो। तो इस तरह के एविडेंस होते हैं, कहते हैं, जिसके अंदर डिफेमेशन के केस के अंदर लगाए जाते हैं। तो आज की डेट में अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में नॉर्मल रूटीन उसका चल रहा है, लेट्स सपोज उसकी कोई रोड पे किसी से कोई बहस भी हो जाती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई ना कोई पुलिस वाले डेफिनेटली कॉल करते हैं डायरेक्टली कि आपको थाने आना पड़ेगा। तो क्या एक इंसान को थाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या उसके लिए कोई उसके पास कोई नोटिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो, अगर पुलिस वाले का आपके पास फोन आ रहा है तो आप एक ही बात कहिए कि आप पहले आप मुझे नोटिस दीजिए। ठीक है। उस नोटिस में स्पेसिफाई होगा कि आपको किस दिन बुलाया जा रहा है, किस टाइम बुलाया जा रहा है, और कौन ऑफिसर बुला रहा है आपको। ओके। जब तक आपके पास नोटिस नहीं है, आप थाने ना जाए। आपको पुलिस किन किन केस में बुला सकती है? अगर आप किसी केस में गवाह हैं तो आपको गवाही के लिए थाने बुलाया जा सकता है। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो पुलिस बुला सकती है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप ये पुलिस के पास आके सबमिट कीजिए। तो उस नोटिस में स्पेसिफाई लिखा होगा कि आपको किस लिए बुलाया जा रहा है। किसी केस में गवाही के लिए बुलाया जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जा रहा है, या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, उसका जवाब लेने के लिए पुलिस वाले आपको बुला रहे हैं। तो उस नोटिस से आपको क्लियर, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे किस केस में किस रिगार्डिंग बुलाया जा रहा है। ठीक है। तो कल को अगर बिना किसी नोटिस के आप थाने जाते हैं और पुलिस आपकी कोई फॉल्स एलिगेशन लगा के आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा बना देती है, तो उससे आपकी सेफ्टी होती है। गॉड, पहले से चीजों का पता लगा ले तो बेटर है कि क्यों बिल्कुल जी। बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं, क्या नहीं, रीजन जब है। आपको नोटिस देगी, पुलिस नोटिस देके बुलाएगी, तो उसमें स्पेसिफाई होगा क्यों बुला रही है, ठीक है। किस केस में बुला रही है। और एक नॉर्मल से क्वेश्चन मेरा यही था कि आज की डेट में क्या होता है कि लोग ड्राइव कर रहे होते हैं या गाड़ी चला चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं, तो कभी कभार पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है उनको रोकना। ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका, लेकिन सम टाइम व्हाट ट्रैफिक पुलिस डू इज, कुछ वीडियोस भी आई हैं कि जिसमें वो सीधा उनकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, राइट? तो ये राइट है उनका या नहीं है? देखो, पुलिस वाला कभी भी आपकी जो गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। कहते हैं, अगर आपने किसी भी ट्रैफिक रूल्स का वॉलेशन किया है तो आपका चालान कर सकता है। अगर आप मौके पे चालान की पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो आपका कोर्ट का चालान कर देता है, कोर्ट से आपके पास नोटिस आ जाता है, आप कोर्ट में जाके अपना चालान पे कर दीजिए। लेकिन ट्रैफिक वॉलेशन पे पुलिस वाला ना तो आपसे कोई बदतमीजी कर सकता, ना आपकी व्हीकल की निकाल सकता, और ना आपसे बदतमीजी कर सकता। और वो जो लोग कहते हैं कि लाइक रेड लाइट किसी ने जंप करी या किसी ने कोई ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करा, अब चालान के साथ साथ वो कहते हैं कि हम आपकी गाड़ी को जब्त कर लेंगे, आपकी गाड़ी को बंद कर लेंगे। सो किन किन केसेस में आपकी गाड़ी बंद हो सकती है? देखो, अगर आप कहते हैं अपने ऑनरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पुलिस को नहीं दिखाते हो, पुलिस को लगता है कि नहीं, कि ये सस्पिशियस पर्सन है, कहते हैं, तो आपकी गाड़ी को इम्पाउंड किया जा सकता है, कहते हैं। ओके। अगर आप कोई मेजर वॉल्यूशन करते हैं ट्रैफिक रूल्स का, तो आपकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है। डायरेक्ट ड्रंक एंड ड्राइव के अंदर आपकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है, क्योंकि आप ड्रिंक करके चला रहे हैं, पता नहीं आगे कितने लोगों को जाके आप हार्म कर दें।
और आजकल क्या होता है कि रोड इंसिडेंट केसेस, रोड रेज केसेस बहुत आ रहे हैं, राइट? अभी रिसेंटली एक केस था, मेरे को एग्जैक्टली मैं नाम नहीं लूंगा। उसमें क्या कर रहा था कि एक 18 ईयर्स से कम उम्र का एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था एंड उसने एक एक्सीडेंट करा, और जिसका एक्सीडेंट करा वो एक फादर एंड डॉटर थे, उनकी डेथ होगी ऑन द स्पॉट। अब उस व्यक्ति से, उस बच्चे से सिर्फ एक कुछ पेजेस का ऐसे लिखवाया गया कि वो आज से ये काम नहीं करेगा। सो इन केसेस में वो लॉ कहाँ गया? देखो एक्चुअली क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ओके। कि हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंटली किसी की एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी डेथ होगी, तो वहां मेरी इंटेंशन उसको हर्ट करने की नहीं थी, उसको मर्डर करने की नहीं थी, लेकिन जी। वो एक चीज एक एक्सीडेंटली हो गई कहते हैं। तो उसके अंदर भी कहते हैं प्रोविजन है पनिशमेंट का, कहते हैं 304 ए के अंदर, पहले सीआर आईपीसी के अंदर प्रोविजन था, 3 साल की सजा का प्रोविजन था। ओके। लेकिन अब जो नया एक्ट आया है उसके अंदर उस सजा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, लेकिन जहाँ पे आप बता रहे हैं कि 18 साल से कम है, तो जुवेनाइल लॉ के अंदर वो कवर हो जाता है। जहाँ एज 18 साल से कम आती है तो वहाँ जुवेनाइल एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ थोड़ा सा लॉ, जहाँ बच्चों की एज कम होती है, वहाँ थोड़ा लीनियंट व्यू लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है, लोग, बच्चों के भी माइंडसेट थोड़े से ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज सारी चीजें कन्वीनियंटली मिल जाती हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया भी इजीली लोगों को चलाना आता है, तो नॉलेज भी वहां से वो ले लेते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि लॉ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस होने नहीं, चाहिए इसको टाइम के लेके साथ? पीछे काफी बहस हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, कहते हैं उसको अमेंडमेंट करने की भी तैयारी जी। की जा रही है, कहते हैं। पहले जो एज 18 ईयर्स थी, कहते हैं उसको कुछ केसेस में घटा के, जैसे कुछ रेप केसेस हो गए, इस तरह के ओके। केसेस हो गए। जैसे निर्भया केस के अंदर आपने देखा होगा, जो वन ऑफ द अक्यूज की जो एज थी वो बिलो 18 ईयर्स थी। राइट। तो उसी टाइम में इस चीज की आर्गुमेंट चली, कहते हैं, तो उसमें एक एज गैप रखा गया 16 टू 18। ओके। बिलो 16 के लिए जो है लो जुवेनाइल एक्ट एप्लीकेबल होगा कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में अप टू 18 ईयर्स एप्लीकेबल होगा। मेरे को एक चीज बताइए, रेप केसेस में कितने साल की सजा मिलती है और क्या सजा मिलती है? देखो रेप केस के अंदर कहते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी सजा है और डेथ पेनल्टी भी है। और ऐसा, लाइक, कैसे जज डिसाइड करते हैं कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी है या डेथ पेनल्टी देनी है? कुछ रेप केसेस में ऐसा किया देखा गया है कि उसके अंदर कहते हैं जो अक्यूज पर्सन होता है वो विक्टिम के साथ में पहले रेप करता है, फिर उसका मर्डर कर देता है, या बड़ी क्रूरटी के साथ उसका रेप करता है, कहते हैं। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है, कहते हैं कि उसकी जो क्राइम की इंटेंसिटी कितनी थी, कहते हैं। गॉट इट, गॉट इट। और एक चीज मैं यही पूछना चाहूंगा कि सजा से रिलेटेड, कुछ लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी में जो हमारे देश के अगेंस्ट या देश से गद्दारी करते हैं, राइट? उन लोगों के लिए क्या सजा है इन टर्म्स ऑफ लॉ? उनके लाइफ इम्प्रिजमेंट है, देशद्रोह है, कहते हैं। अगर कोई अपने देश के अगेंस्ट में बोल रहा है, कहते हैं, और देश के दुश्मनों का साथ दे रहा है, जैसे भी आपने देखा होगा, कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पता लगा कि कुछ हमारे इंडिया के ही लोग थे, कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। राइट। तो उसके अंदर उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ में केसेस चल रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग ना हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ गई हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, बैंक्स के भी नाम है जो उनके टाइप्स हैं। तो वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि जब सडनली किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्सन को वो क्लेम प्रोवाइड करना, राइट? उसको वो पैसा मिल जाए, उसकी फैमिली को, जिनकी मिलनी चाहिए जिनको। लेकिन क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पलट जाती है या चीजों में डिले करती है, तो उस केस में फैमिली को क्या करना चाहिए? देखो अगर आपका इस तरह कोई इंश्योरेंस क्लेम कंपनी डिनाई कर देती है, डिले कर रही है, तो एक इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन होता है, वहाँ आप एक रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं कि भाई इस डेट पे पर्सन की डेथ हुई थी, ये इसका सम एश्योर्ड था, लेकिन इतना टाइम पीरियड होने के बावजूद भी हमें क्लेम नहीं मिला है। अगर आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता, देन आफ्टर यू कैन फाइल अ केस बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और हर इंश्योरेंस कंपनी की एक अथॉरिटी होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड IRDA। ओके। आप वहाँ भी एक रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ, कहते हैं। अगर आप प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, कहते हैं, और आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, तो कोई भी कंपनी आपका क्लेम डिले नहीं कर सकती। अगर डिले करती है तो कंपनी पे पेनल्टी भी इम्पोज होती है और विद इंटरेस्ट उसको पैसा पे करना पड़ता है।
गॉट इट। अभी और जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी कंपनियां कहती हैं, पीछे की इंश्योरेंस कंपनी का बहुत अच्छा केस आया था सुप्रीम कोर्ट तक, वो केस गया। कंपनी ने क्या है कि क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि जो पर्सन है वो शुगर पेशेंट था। तो ये तो क्लेम देने से पहले पता शुगर करनी चाहिए ना पेशेंट ये था तो कहते कंपनी हैं, को। और कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमसे हाइड की गई थी बिफोर गिविंग द इंश्योरेंस कहते हैं। ओह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइपरटेंशन एंड शुगर इज नॉट अ डिजीज, इज अ लाइफ डिसऑर्डर। ओके। तो उसमें वो क्लेम पास हुआ और फैमिली को पूरा क्लेम मिला। तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी भी थोड़ा बहुत झोल करने की कोशिश करती है, राइट? इंश्योरेंस कंपनी सोचती है कि हमें पैसा ना देना पड़े, लेकिन अगर हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे तो हमें कहते हैं जो क्लेम है वो टाइमली मिलेगा। तो मैं एक चीज आपसे नॉर्मली पूछना चाहूंगा, वैसे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इंसान को कराने चाहिए अपने जीवन में? बिल्कुल कराना चाहिए। और अच्छी कंपनी से करानी चाहिए या कैसे? देखो आज के टाइम में अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, सारी कंपनियां जो एक रेगुलेटरी के अंदर, आईआरडी के अंडर काम करती हैं कहते हैं। ओके। तो सारी कंपनियां अपनी जगह ठीक है कहते हैं। हमें किसी भी कंपनी से कराने से पहले देखना चाहिए कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, कि उसके पास कितने क्लेम आए और कितने टाइम पीरियड में उसने क्लेम सेटल कर दिए। तो दैट इज द क्लेम सेटलमेंट रेशो। वो आपको, आप गूगल करेंगे तो आपको हर कंपनी का क्लेम Okay. सेटलमेंट रेशो पता लग जाएगा। तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस कंपनी के पास जाना चाहिए, किस कंपनी के पास नहीं जाना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। भाई किसी कंपनी के पास में 100 क्लेम आए लेकिन उसने सेटल 70 किए, किसी के पास में 100 क्लेम आए लेकिन उसने 95 सेटल किए, दैट कंपनी इज मच बेटर रादर देन टू सेटल ओनली 80 राइट, या राइट। 70 केसेस। एग्री। और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये पूछना चाहूंगा कि लेट सपोज कि एक इंसान गाड़ी चला रहा है, उसकी रास्ते में खुद की गलती से नहीं किसी और की गलती से टक्कर हो जाती है। सो उस केस में एक लीगल एक्शन किस तरीके से लेना चाहिए इंसान को? ऑन द स्पॉट बात करके, कन्वर्सेशन करके सॉल्यूशन ले लेना चाहिए या कोई लीगल प्रोसीडिंग करनी चाहिए अगर बड़ा देखो लॉस हुआ है तो? देखो बड़ा लॉस हुआ है तो आपको इमीडिएट पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए, उसमें एफआईआर आपको लॉन्च करानी चाहिए। तो ताकि अगर कल को आप कंपनी के पास क्लेम लेने जाते हैं तो उसमें होता है कि हाँ, कि ये जो है, जो नुकसान हुआ है वो दूसरी पार्टी की तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से नहीं। और हीट ऑफ द मोमेंट में अगर ज्यादा हाथापाई हो जाती है दोनों पार्टी के बीच, फिर उसमें उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन बनता है। तो वहां से केस क्रिमिनल एक्शन उस पे लग जाएगा। नहीं, आप इमीडिएट पुलिस को फोन करेंगे ना कहते हैं। ठीक है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे आगे टक्कर भी मार देता है, आपको नुकसान भी पहुंचा देता है, उसके बाद में आपसे लड़ता भी है, तो आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को? तो पुलिस इस केस में सबसे पहले किसकी सुनेगी? जिस इंसान ने पहले कॉल करा है, या अब लेट सपोज सामने वाले ने मेरे से पहले कॉल कर दिया, तो गलत सामने वाला है, लेकिन पुलिस सबसे पहले किसकी सुनेगी फिर? देखो इस केस में इस तरह से क्या होता है कि अगर गाड़ी को ज्यादा डैमेज हुआ है कहते हैं, तो जी। दोनों की गाड़ी को इम्पोज जो है इम्पाउंड कर लेती है कहते हैं पुलिस। उसके बाद में उसकी इंस्पेक्शन कराती है। इंस्पेक्शन से प्रूव होता है कि कहते हैं किसने किसको कैसे हिट किया था। ओके। अब मान लो आपको किसी ने पीछे से आगे हिट किया कहते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि भाई अगर आपकी गाड़ी डैमेज है, पीछे से डैमेज है, इसलिए सामने वाले ने आगे पीछे से आपको हिट किया है, आपने हिट राइट। नहीं किया है। तो ऐसे केसेस में पुलिस भी सपोर्ट करती है? बिल्कुल, एक प्रोसीजर, एक लेट डाउन प्रोसीजर उसमें सेट ऑफ है कहते हैं। क्योंकि जब आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी, वो भी देखेगी कि भाई इसकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई है नहीं हुई है, किस तरह का डैमेज हुआ है। तो एक इंसान हमेशा ना डरता है कि एक लॉयर पे जाने से, एक पुलिस वाले पे जाने से और एक डॉक्टर पे जाने से, और कहते हैं कि इन तीनों से ना कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, राइट? तो आप एज अ लॉयर आप बताइए कि अगर आप लोगों को लॉयर्स पे जाना हो तो एक माइंडसेट क्या रखें कि जिससे कि लॉयर्स पर भी लोगों का ट्रस्ट बने, क्योंकि कुछ लॉयर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं एंड छोटी छोटी चीजों पे लोगों की पॉकेटें खाली कर देते हैं। कुछ मिडिल क्लास भी इसी चीज से डरते हैं कि यार केसेस से बचना है यार। तो क्या एक माइंडसेट रखना देखो चाहिए? हम अपनी लॉ फर्म के बारे में मैं अपनी लॉ फर्म के बारे में बताऊंगा। हमारी लॉ फर्म का नाम है जैन लोन कंपनी, और हम कंसल्टेंसी बेस वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं। कि हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो पहले हम उसको कंसल्ट करते हैं, ओके। पहले उसको बताते हैं कि व्हाट इज द राइट पाथवे। भाई आपके साथ गलत हो गया तो उसका सही तरीका क्या है कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर हर चीज के लिए केस डाला जाए, हर चीज के लिए कोर्ट जाया जाए। कुछ चीजों को हम एमिकल सेटल करके भी सुलझा सकते हैं, हम अथॉरिटीज को अप्रोच करके भी कर सकते हैं। तो हम उसमें कंसल्ट करते हैं कि व्यक्ति को कि भाई आपका राइट पाथवे क्या है, आपको किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है।
जैसे भी आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा डिले करने में डिले करिए तो जरूरी है कि हम कहें कि सीधा आप कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दो। आप पहले इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जाइए, आप आईआरडी को लिखिए, आप कंपनी के हायर ऑफिशियल्स को लिखिए। अगर वहां से आपको कोई सेटिस्फैक्टरी रिलीफ नहीं मिलता तो हम आपके लिए लीगल असिस्टेंस के लिए खड़े हैं। ठीक है, परफेक्ट, एग्री। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी अगर आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है तो ना तो आपको पुलिस के पास जाने से, वकील के पास जाने से नहीं डरना चाहिए। आपको आपकी जो लीगल रेमेडी है उसको बिल्कुल अवेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइम पे अपनी लीगल रेमेडी अवेल नहीं करेंगे तो उसका मतलब आप किसी बड़े खतरे को बुला रहे हैं अपनी तरफ। अगर टाइमली आपने लीगल रेमेडी अवेल कर लिया तो आप उस बड़े खतरे से बच सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई छोटी बीमारी है, आपने टाइम पे दवा ले ली तो बड़ी बीमारी बनने से बच जाएगी। टोटली एग्री। लेकिन जब बड़ी बीमारी बन जाएगी तो जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो वही है, लोगों को डरना नहीं चाहिए और लॉयर को कांटेक्ट करना चाहिए जब भी कोई ऐसे केसेस आपको लगे कि जो आपकी पर्सनल लाइफ को हार्म कर सकते हैं। पुलिस को मेरा भी कहना कांटेक्ट ये है कि कीजिए आपको लॉयर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। अच्छे लॉयर पे, क्योंकि लॉयर्स भी आज की डेट में सर इसमें भी कह लो कि इसमें भी फ्रॉड होते हैं वैसे आपके हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफाइल यहाँ पर भी। देखो मैं भी लीगल प्रोफेशन में हूँ कहते हैं तो हाँ जी। ये लोगों का माइंडसेट गलत है कि वकील फ्रॉड करते हैं, गलत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कहते हैं। अगर आप एक अच्छे वकील के पास जाएंगे तो आपको अच्छी सलाह मिलेगी। कुछ मूवीज ने भी एक्चुअली लोगों के माइंड वॉश कर दिए कि जिस हिसाब से वो दिखाते हैं ना कि अदालत में एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप मूवीज की बात करेंगे, मूवीज में तो आपको डॉक्टर्स का करेक्टर हो, चाहे वकील का करेक्टर हो, चाहे पुलिस का करेक्टर हो, चाहे राजनीति का करेक्टर हो, हर जगह नेगेटिव करके दिखाया जाता है। राइट। लेकिन आप ये देखेंगे कि काफी जगह वकीलों के बहुत सी फिल्म्स आप ऐसी देखेंगे कि जहाँ पे अन्याय के खिलाफ आपको दिखाया गया होगा कि एक वकील लास्ट तक लड़ता है और न्याय दिलाता है। केसरी 2 इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल हम ले सकते हैं इस चीज का। एंड डेफिनेटली आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक लॉयर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। एक आम, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि यार एक लॉयर की इम्पोर्टेंस क्या होती है एक आम इंसान की लाइफ में, और लॉयर से कभी भी कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। आज ही आपको पता लग गया होगा। और डेफिनेटली यार कोई भी लाइफ में समस्या हो ना, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन आपको चाहिए हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपकी फैमिली से आपको हेल्प मिले या कहाँ से हेल्प मिले, तो डेफिनेटली यार आप एक लीगल प्रोसीडिंग भी ले सकते हैं जहां से आपको एक कंसल्टेंसी, किसी भी लॉयर को कांटेक्ट करेंगे वो आपको एटलीस्ट या कंसल्ट तो कर देगा आपकी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप ये पॉडकास्ट जिन्होंने यहाँ तक देखा उनको मजा आया हो, और ऐसे ही हम आते रहेंगे ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग कैटेगरीज, अमेजिंग अमेजिंग गेस्ट के साथ। सो मिलते हैं बहुत जल्द। दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच धन्यवाद सर आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच।